हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्कीम्स के बारे में। ठीक है, तो स्कीम्स हम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं और सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, इनकी जो फंड होता है, फ़र्क में यही होता है कि जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है उनका जो फंड होता है उनका 100% जो है कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी टोटली जो इसका फंड होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। ठीक है, किसके अंडर आती है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम आती है यूनियन लिस्ट के अंदर जो 7th शेड्यूल में आता है। राइट, तो अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में जो फंड की वो क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, फंड की शेयरिंग होती है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। किसके अंडर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर, अंडर 7th शेड्यूल। राइट, अब इनमें से कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी है, जैसे एमजी नरेगा को हमने डिस्कस करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी इस टाइप की जो भी स्कीम्स होती हैं ये क्या होती हैं, हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमजी नरेगा के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, जो एमजी नरेगा था इसको पहले नरेगा कहा जाता था। ठीक है, जब इसको पास किया गया, लोकसभा में लाया गया, इसको पहले नरेगा कहा जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको 2 अक्टूबर 2009 2 अक्टूबर 2009 को इसको ऑन द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के बर्थडे पे इसको क्या कर दिया गया, रिनेम करके क्या बना दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया। ठीक है, अब इस नरेगा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो नरेगा है, एमजी नरेगा, ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसमें क्या होगी, फंड की शेयरिंग होगी। ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हमें जो एमजी नरेगा ये क्या प्रोवाइड करती है, हमें लीगल गारंटी देती है, कितनी, 100 डेज वर्क, 100 दिनों का काम देती है एक अनस्किल्ड एडल्ट लेबर को। ठीक है, एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक साल ये क्या 100 दिनों का काम देती है एक अनस्किल्ड लेबर को। ठीक है, एक रूरल हाउस होल्ड में। राइट, इस स्कीम को कौन गारंटी करता है, एमजी नरेगा को स्कीम को गारंटी करता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जो एक्ट 2005 वाला। ये जो एक्ट है ये कब पास हुआ था लोकसभा में, 23 अगस्त 2005 को ये पास होता है लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में पास हुआ ये 24 अगस्त 2005 को। ठीक है, 5 सितंबर 2005 को इसको एजेंट दी गई और ये क्या बन गया, एक्ट बन गया बिल से। ठीक है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अब ये जो एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये इम्प्लीमेंट कमेंस हुआ कब, 2 फरवरी 2006 को इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और JNK में कब इम्प्लीमेंट लेट होता है, इम्प्लीमेंट 2 फरवरी 2008। राइट, ये जो एमजी नरेगा था ये पास हुआ था किसकी गवर्नमेंट में, यूपीए। ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की, कांग्रेस की थी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, मनमोहन सिंह। ठीक है,
और बिल पार्लियामेंट में उन्होंने रखा था। और उस टाइम जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है, रघुवंश प्रसाद थे हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जब ये बिल लाया गया, ठीक है, जब ये एक्ट बनाया गया। इसको पहले प्रपोज किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने इसको 1991 में ही प्रपोज किया था कि ये एमजी नरेगा एक एक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये पीपल सेंटर्ड है, यानी कि लोगों की भलाई, जो रूरल इंडिया में लोग रहते हैं उनको ध्यान रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया ताकि उनके हालातों को सुधारा जाए, ठीक है। इसका टाइम एंड डिस्टेंस क्या रहेगा? यानी कि 5 किलोमीटर के डायमीटर में, ठीक है, 5 किलोमीटर के जो भी काम होगा वो किसके अंदर होगा? एमजी नरेगा के अंडर होगा, ठीक है। और इसका टाइम क्या है? 15 डेज। 15 डेज मतलब अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है 15 डेज के अंदर काम देने में, ठीक है, तो उस टाइम जो है गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। यानी घर बैठे उनको पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर 15 दिनों के अंदर फेल हो जाती है गवर्नमेंट। इसकी जो 1/3 बेनिफिशरी जो होगी वो कौन होगी? वुमेन होगी, औरतें होंगी, ठीक है। यानी जॉब कार्ड मैक्सिमम वुमेन्स को ही दिए जाएंगे, वुमेन को, ठीक है। जैसा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है तो इसकी जो फंडिंग होगी सेंटर और स्टेट के बीच में होगी, राइट। और इसके जो वेजेस होंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 वाला, उसके अंडर इसके वेजेस दिए जाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या एम्स होंगे, इसके मकसद क्या होगा एमजी नरेगा का? सबसे पहला मकसद होगा इसको जो पॉवर्टी है रूरल इंडिया में उसको कम करना, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इम्प्रूव करना। उसके बाद जो परचेजिंग पावर है, जो रूरल लोगों की परचेजिंग, कुछ खरीद फरोख्त करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाना, ठीक है। जब उनके पास पैसा आएगा इस स्कीम से तो वो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। और पावर को भी बांटना, ठीक है, इन पीआरआईज को, जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, ठीक है। जब पावर सब में बांटी जाएगी, ब्लॉक से पंचायत, ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट को, फिर तहसील, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत, फिर वार्ड्स, उनमें जब पावर बांट जाएगी तो उसकी वजह से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स रहेंगे। जो पीआरआईज होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे, वही रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? इसकी प्लानिंग के लिए, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो वर्क को चेक करना होगा, ऑलमोस्ट जो 50% वर्क होगा वो सब किसके अंडर होगा? पीआरआईज के अंडर होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर होगा, राइट। इसके अंडर कौन कौन से लोग होंगे? जो भी एडल्ट होंगे रूरल हाउस होल्ड के, उनका क्या नाम, एज, एड्रेस और विद फोटो एक ग्राम पंचायत में दर्ज किया जाएगा। उनको क्या इशू किया जाएगा? जॉब कार्ड इशू किया जाएगा, जिसकी वजह से उनको फिर उस हिसाब से काम दिया जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर के 3 आइटम्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से? अब जैसे कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो वेजेस होंगे वो किसके अंडर आएंगे? सारे 100% कौन देगी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसकी जो शेयरिंग होगी वो किस पे शेयरिंग होगी? मटेरियल कॉस्ट, जो भी मटेरियल लगेगा उस काम में उसमें शेयरिंग होगी। 75% कौन देगी? सेंटर देगी 75%, ठीक है। बाकी जो कितना बचेगा 25% कौन? स्टेट देगी, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट। इसका मैक्सिमम जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो स्टेट करती है, ठीक है। सेंटर इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 6% कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। बाकी जो 94% वो स्टेट को ही एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में देना पड़ेगा, ठीक।
ठीक है। बाकी कुछ फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एड किट, ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स देख लेते हैं। NEFMS यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये किसने डेवलप किया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, यानी कि फंड को जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों के खाते में दिया जाए, ठीक है। इसकी वजह से क्या, क्यों बनाया? क्योंकि जो डिले होते थे, डिले हो जाते थे फंड्स में, फंड्स लेट पहुंचता था लोगों के पास, उस डिले को ख़त्म करने के लिए क्या लाया गया? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, ठीक है, बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। इसकी वजह से क्या हो गया, जो पेमेंट्स होंगी वो 48 आवर्स के अंदर ही अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है। इसकी वजह से डिले कम हो गया और करप्शन भी लेस हो गया। स्टेट लेवल ऑफिसर्स भी जो हैं उनको क्या किया जाएगा? डेजिग्नेट अपॉइंट किया जाएगा इसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। जो कंप्लेंट्स आ रही हैं MG नरेगा में, उनको देखने के लिए भी को स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। अब देखो जो वर्क्स होंगे, किस टाइप्स के वर्क्स होंगे हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में, MG नरेगा वाली में। जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी वर्क्स होंगे, नेचुरल रिसोर्स, कम्युनिटी एसेट्स, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है, वाटर शेड बनाना होगा, इरिगेशन, फ्लड मैनेजमेंट वर्क, फिशरीज, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अच्छा नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइज करना, वो सब किसके अंदर आएगा? MG नरेगा के अंडर ये काम किए जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी जो स्कीम होती है उसके कुछ एडवांटेजेस और साथ में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम MG नरेगा के डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज क्या रहेगा इसका? डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो भी रूरल से अर्बन की तरफ, गांव से शहर की तरफ क्या लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में ही लोग आते हैं ना गांव से शहर की तरफ, ठीक है, और तो कोई रीज़न नहीं होता है। तो ये जो माइग्रेशन हो रही है इसको कम करने में भी MG नरेगा मदद करेगा, ठीक है। जो ST SC की पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो भी एम्पावर हो जाएंगे, ठीक है। और परचेजिंग पावर, खरीद की उनकी क्षमता को भी बढ़ाना, जो रूरल लोग हैं, हाउस होल्ड हैं, ठीक है। सबको बराबर वेजेस मिलेंगे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। और एनवायरनमेंट और सैनिटेशन को भी बढ़ावा देना, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी साथ चलेंगे, ठीक है। MG नरेगा जो है इसकी वजह से क्या फाइनेंशियल ड्रेन बहुत होता है इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि हर साल इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत ही ज़्यादा बजट रखना पड़ता है। MG नरेगा का बहुत सारा पैसा इसमें ड्रेन होता है, ठीक है। और इसकी ड्रेन की वजह ये भी है कि जो एक्चुअल जो बेनिफिट है वो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जो लीकेजेस हैं फंड की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, एक्चुअल बेनिफिट तो पहुंच ही नहीं पाता लेबर्स तक। जो पैसा दिया जाएगा वो उसका लीकेजेस और करप्शन की वजह से पैसा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, कम पहुंच जाएगा। फंड ट्रांसफर में बहुत सारे रेगुलेटरीज हैं, पैसा श्रिंक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लीकेजेस बड़ी हैं, बीच में करप्शन हो जाता है, उसकी वजह से पैसा कम हो जाता। आर्टिकल जो 243 कैपिटल G है वो एक MLA को भी पावर देता है कि वही डिसाइड करेगा कि पंचायत में कितना फंड जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 243 कैपिटल G किसको पावर देता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, MLA को पावर देता है, जिसकी वजह से PRIs जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनकी पावर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, उनको जो है बढ़ावा कम मिलता है, वो पावर किसके पास चली जाती है? MLA के पास।
ठीक है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी पंचायत जो है कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। फंड एलोकेट करने में पंचायत को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लीकेज एंड करप्शन होता है, ठीक है। लेकिन इस लीकेज और करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या लाया गया? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट किसके अकाउंट में आएगा? लेबर के अकाउंट में। लेबर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जो है अब ट्रांसफ़र किया जाएगा इन लीकेजेस और करप्शन को ख़त्म करने के लिए, राइट। अब जो MG नरेगा है उसके वेजेस क्या हैं 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको 182 से बढ़ाकर 202 कर दिया गया। इनको हर साल जो है गवर्नमेंट क्या करती है? फिक्स करती है वेजेस को, ठीक है। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 6 जो है MG नरेगा एक्ट 2006 वाला, ठीक है। इन जो MG नरेगा है इनको कौन फिक्स करता है? CPIAL, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो एग्रीकल्चर लेबर के अंडर आता है, ये फिक्स करता है किसके? इनके वेजेस को, MG नरेगा के वेजेस को फिक्स करता है। अब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसने क्या बनाया था? NEFMS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम को इसने डेवलप किया था, ठीक है। ये कब बना था? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कब बना था? 1976 में बना था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? राजेश गेरा जी, वो इसके क्या हैं? डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या था ये? MG नरेगा। इस पे हम कुछ आने वाली वीडियोस में MCQs वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने MG नरेगा को कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से किसी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।